भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सपनों का भारत बना रही है। अगर वो सत्यानाश या विनाश अगर कांग्रेस को बोलती होगी तो उस विनाश में यह लोग भी शामिल है, क्योंकि एक अगर बीमार को, अगर किसी को टीबी की बीमारी है और उस टीबी की बीमारी के पेशेंट को अगर अच्छा मखमली या फिर एक महंगा कुर्ता पैजामा अगर पहना दिया जाए या कोट पहना दिया जाए तो उसकी बीमारी तो खत्म नहीं होगी। तो कांग्रेस ने जो बीमार कर कर हमारी जनता को रखा हुआ था, उस बीमार जनता को केवल मात्र सीमेंट की सड़कें, एयरपोर्ट और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाकर केवल मात्र बीमार के ऊपर अच्छे कपड़े पहनाने का काम हो रहा है। आप मेरी बातों पर विश्वास करने से अच्छा है कि एनसीआरबी का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये भारत सरकार की स्वायत्त संस्था है और इसके रिपोर्ट सारे आप गूगल पर जाओगे तो आपको दिखेंगे कि इस देश में प्रतिदिन 38 सुशिक्षित युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। इसका मतलब ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये जेन्युइन आंकड़े भारत सरकार के हैं। इसका मतलब यह जो बातें ढिंडोरा पीट रहे हैं, रोजगार का ढिंडोरा पीट रहे हैं, अगर ऐसा होता तो यह 38 सुशिक्षित युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या नहीं करते। चुनावी घमासान, चुनावी संग्राम, शब्द कुछ भी लीजिए, पर ये जो महाराष्ट्र में और झारखंड में हम देखते हैं कि एक जो माहौल बना है चुनाव का, सारी पार्टियां अपने अपने आइडियोलॉजी के साथ, अपने अपने मुद्दों के साथ लोगों को लुभाने के लिए, लोगों के मतदान का जो हक है उस मतदान के हक के तहत अपनी पार्टी को असेंबली तक पहुंचाने के लिए कार्यरत है। आज हम पूर्व विधानसभा में लेके चलते हैं नागपुर के, जो पूर्व विधानसभा नागपुर के, जो नागपुर जिले की एक पूर्व विधानसभा काफ़ी ऐतिहासिक रही है। यहाँ से एक जमाने में बनवारीलाल पुरोहित से लेकर तो सतीश चतुर्वेदी और अविनाश पांडे जी भी इसी पूर्व विधानसभा से आते हैं। और कांग्रेस का जो टर्म रहा है 1978 से लेकर 2004 तक कांग्रेस का गढ़ रहा है। उसके बाद चाहे कांग्रेस का गढ़ को छीनकर बीजेपी ने 2004 से 2019 तक कृष्णा खोपड़े जी यहाँ से चुन कर जाते हैं। आज हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार विक्की बेलखोड़े जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या विजन लेके चलते हैं। एक युवा चेहरा है और चाहे वो ओबीसी की जातीय जनगणना हो या फिर बेरोजगारी के प्रश्न हो या पूर्व या फिर देश भर में जो नेशनल मुद्दे हैं उनके आधार पर एक स्टूडेंट विंग के तहत अपने प्रोटेस्ट भी वो पूर्व नागपुर और नागपुर में परिचित चेहरा है। आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ, हम देखते हैं कि नागपुर इतना डेवलप हो गया, मेट्रो सिटी, यहाँ पर पुटाला को डेवलप किया गया, मेट्रो सिटी हो गई, हमारा अभी एयरपोर्ट एक्सपांशन हो रहा है और शहर एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ, नितिन गडकरी जी या दावा करते हैं कि शहर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो पूर्व नागपुर क्या इस डेवलपमेंट का हिस्सा है? आपका सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ वह देश की आज़ादी के लिए हुआ। यानी देश आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन देश की जनता को आज़ाद करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से 26 जनवरी 1950 को किया। यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि देश की आज़ादी की बात अलग है और देश की जनता की आज़ादी की बात अलग है। उसी प्रकार से शहर में विकास के नाम पर जिस प्रकार से आपने डेवलपमेंट बताया है, यह शहर के दिखने वाला डेवलपमेंट है, लेकिन शहर के अंदर जो जनता रह रही है उनका किसी भी प्रकार से कोई डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट तो शहर की जनता के लिए, मतदाताओं के लिए हुआ है। वो डेवलपमेंट, अगर शहर की जनता अगर रोजगार नहीं है, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, उनको रोजगार उनका छीना जा रहा है, इसके बावजूद अगर अच्छी बेहतरीन अगर सड़कें बनाई जा रही होगी तो भूखा मतदाता सड़कों को खाने वाला तो नहीं है। या फिर कितने प्रतिशत लोग नागपुर के एयरपोर्ट पर जाकर वो प्लेन से ट्रैवलिंग करते होंगे। पर नितिन गडकरी जी का भी ये लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र रहा है जी, और वो बात करते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ विकास नहीं किया जी। जो विकास होना चाहिए वो विनाश हो गया। वो कहते हैं कि कांग्रेस के राज में विनाश हो गया। पर जो डेवलपमेंट हुआ वो चाहे पूर्व नागपुर की सभा की बात हो नितिन गडकरी जी की, या फिर पश्चिम की हो, दक्षिण पश्चिम की हो, यहाँ पर जो सभाएं नितिन गडकरी जी कहते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने डेवलपमेंट नहीं किया और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंधेरी रात में दिया
तेरे जी। हाथ में, ये भी उन्होंने कहा। जी। और घंटा बजाओ, ऐसा एक जी। तंज भी कसा। बिल्कुल। तो क्या लगता है, कांग्रेस और बीजेपी की ये जुगलबंदी पॉलिटिकल राजनीति में बहुजन मुक्ति पार्टी कहाँ खड़ी है? बात ऐसी है सर कि जिस प्रकार से आप बोल रहे हो कि केवल मात्र कांग्रेस ने डेवलपमेंट नहीं किया, डेवलपमेंट बीजेपी कर रही है। अगर हम देखते हैं तो 1990 में एलपीजी का जो एक्ट आया, जिसमें सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सरकारी उद्योगों को बंद करने का निर्णय लिया गया, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड जो लोगों के अंडरटेकिंग में जो सारा मामला था, वो सारे रोजगार को खत्म करने का मामला खड़ा किया। वो जीआर किसने लाया? तो वो जीआर लाया कांग्रेस ने। आज वर्तमान में बीजेपी उस पे ऊपर अमल कर रही है। इसका मतलब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के सपनों का भारत बना रही है। अगर वो सत्यानाश या विनाश अगर कांग्रेस को बोलती होगी, तो उस विनाश में यह लोग भी शामिल है। क्योंकि एक अगर बीमार को, अगर किसी को टीबी की बीमारी है और उस टीबी की बीमारी के पेशेंट को अगर अच्छा मखमली या फिर एक महंगा कुर्ता पैजामा अगर पहना दिया जाए या कोट पहना दिया जाए, तो उसकी बीमारी तो खत्म नहीं होगी। तो कांग्रेस ने जो बीमार कर कर हमारी जनता को रखा हुआ था, उस बीमार जनता को केवल मात्र सीमेंट की सड़कें, एयरपोर्ट और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाकर केवल मात्र बीमार के ऊपर अच्छे कपड़े पहनाने का काम हो रहा है, लेकिन देश में जनता की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। दोनों पार्टी एक है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल आरोप है, आरोप नहीं है मेरा, ये सबूत है। कैसे एविडेंस। साबित करेंगे कि बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से आप एक अधिकृत उम्मीदवार है? जी। पूर्व नागपुर के आप एक जागरूक नागरिक भी रहे हैं। बिल्कुल। देश के तमाम मुद्दों पे आप पकड़ बना के रखते हैं। जी। पर आप जो एक सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जो नेशनल कांग्रेस है, जो आईएनसी है, बिल्कुल, ये इंडिया के घटक दलों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और ये एनडीए के घटक दलों से जुड़ी है। बिल्कुल। दोनों की विचारधारा अलग अलग है। ये अलग अलग भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने हमेशा अपने वक्तव्य में कहा। आप कैसे साबित करेंगे कि दोनों एक हैं? इसको समझने के लिए हमारे पास में एक ही सिद्धांत है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान लिखकर पहला ही आर्टिकल लिखा, इंडिया दैट इज भारत। यानी इस देश को क्या बोला है? भारत बोला गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं और माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी भी अगर इस देश को हिंदुस्तान कहते होंगे, तो ये दोनों भी संविधान के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। क्योंकि यह देश हिंदुस्तान नहीं, इंडिया दैट इज भारत बोला गया है। लेकिन दोनों पार्टियों के अगर सर्वे सर्वा इस देश को अगर हिंदुस्तान बोलते होंगे, तो इसका मतलब इनकी विचारधारा एक है, इनका उद्देश्य एक है। बस यह कंफ्यूज करने का मामला चल रहा है। माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि एक सापनाथ है तो एक नागनाथ है। आपने जिस प्रकार से मुझे एविडेंस, आज किस परिप्रेक्ष्य में वो पुराना जो स्लोगन था, उस साहब ने उस वक्त, कांशीराम साहब ने उस वक्त कहा जी, पर आज मॉडर्नाइजेशन के युग में उस सेंटेंस को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल मैं देखता हूं। जैसा अगर सोचो कि 2024 के इलेक्शन में मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस संसद में गई है, तो इन्होंने जो वर्गीकरण का जो मामला लाया, एससी एसटी के वर्गीकरण का मामला, तो एक मजबूत सत्ता पक्ष का विरोध तो एक मजबूत विपक्ष कर सकता है। फिर सारे देश में देश को बंद करने की व्यवस्था तो फिर कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने किसी प्रकार के स्टेटमेंट देते हुए या पहल करते हुए में नजर नहीं आई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारत जब आजाद हुआ, उस आजादी के बाद में हर 10 साल में ओबीसी की जाति न्याय जनगणना करनी चाहिए। आप एक खुद ओबीसी प्रवर्ग से आते हैं जी। आप क्या देखते हैं कि कांग्रेस का क्या रुख रहा जातीय जनगणना के ऊपर? आज हम अगर से बीजेपी का समझना पड़ेगा तो इतिहास में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या सोचते हैं कम शब्दों में? अगर ओबीसी की देश में जनगणना होती है तो ओबीसी के आंकड़े पता लग जाएंगे। आंकड़े पता लगने से बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है, उस रिप्रेजेंटेशन के तहत हमारे अधिकार हो गए। कार्यपालिका पर हो गए, विधायिका पर हो गए, न्यायपालिका पर हो गए, मीडिया पर हो गए। उसके बाद में ओबीसी देश का राजा बन सकता है। तो डर किसको है? कांग्रेस को ज्यादा डर है, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा डर है, क्योंकि ये दोनों पार्टी को एक वर्ग के लोग चला रहे हैं जो खुद को सवर्ण मानते हैं। और यह वर्ग के लोग इस देश के जो ओबीसी है, एससी एसटी के लोग हैं, जो बहुसंख्या में है, इन लोगों को अपना समर्थन लेने के लिए हमारे ही मुद्दे को लेकर वह काम कर रहे हैं और अपनी सत्ता काबिज कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी से हमारा कोई समाधान होने वाला नहीं है। यह चोर चोर मौसेरे भाई है। कांग्रेस के ही लोग बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में जाते हैं। तो यह मामला जो है ओबीसी की जनगणना का मामला 1931 से चलता आया हुआ है और सबसे ज्यादा केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने राज किया, लेकिन कभी ओबीसी की जनगणना करने के लिए मुद्दा नहीं उठाया। इतना ही नहीं तो मैं ऐसा मानता हूं मेरे अभ्यास के आधार पर
कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को ओबीसी का मुद्दा डाइवर्ट करने की वजह से अपना बलिदान देना पड़ा। अच्छा, हो सकता है आपकी एक मान्यता। हम देखते हैं कि आपके निर्वाचन क्षेत्र से एक काफी प्राचीन नदी भी बहती है जी, जो आज नाले में तब्दील हो गई है, नाग नदी। बिल्कुल। नागपुर का शब्द जो अपभ्रंश हुआ नागपुर, उसी नाग नदी के वजह से अपभ्रंश होकर नागपुर पड़ा। क्या देखते हैं कांग्रेस का पिटारा हो, अगर से अति प्राचीन काल में न जाते हुए मॉडर्न युग की हम बात कर लेते, सन 2024 की हम बात कर लेते। नितिन गडकरी जी बोल रहे थे कि नाग नदी में हम ट्रैवलिंग करेंगे, व्यवसाय होगा, चेहरा दिखेगा। क्या हालत है अभी आपके निर्वाचन क्षेत्र में उस नाग नदी की? ये काफी हास्यास्पद बात है कि जिस नाग नदी में पूरी नागपुर की जनता की गंदगी का पानी बहता है, उस नाग नदी को सौंदर्यीकरण के नाम पर नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हम उसमें चेहरा दिखेगा ऐसी नाग नदी को बहाने का काम करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वैसी अगर परिस्थितियां निर्माण होती है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता है वहां पर आकर क्या गंगाजल बोलकर पानी पी सकते हैं? लेकिन यह एक प्रकार से हमारे लोगों को लुभावने का मामला है। आज नाग नदी के तहत पूर्व नागपुर से जो आप मैक्सिमम जो एरिया देखोगे वो नाग नदी के आजू बाजू की बस्तियों में जो बसता है, जो झोपड़पट्टी वासी है, जो हमारे गोर गरीब जनता है, मजदूर जनता है, उन जनताओं को इन्होंने लेटर इशू किए है। अच्छा। कि नाग नदी के सौंदर्यीकरण के नाम पर 50 फीट नाग नदी के इस साइड की जगह एक्वायर की जाएगी, 50 फुट इधर की जाएगी, जिसमें से एक नई नदी और एक नया पानी छोड़ा जाएगा और उसमें से जहाज चलेंगे। तो कुछ सर्वे हुआ, लोगों के हस्ताक्षर वगैरह कुछ ऐसा? हम इस विधानसभा इलेक्शन के बाद में हमारा यही महत्वपूर्ण मुद्दा है अभी इस इलेक्शन में। अब इस मुद्दे को हम नहीं छोड़ेंगे ताकि जनता को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर 50-50 फुट अगर जगह एक्वायर्ड कर दी जाती है तो बहुसंख्य जो हमारे गोर गरीब हमारे मजदूर लोगों के मकानों से उनको उद्ध्वस्त किया जाएगा, उनको बेघर करने का मामला। पुनर्वसन का भी एक होता है सरकार का। अगर पुनर्वसन का जो मामला है, अगर उनको उचित न्याय मिलता है, उनको अगर पुनर्वसन सौंदर्यीकरण के पहले अगर किया जाता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम तो चाहते ही है कि हमारे नागपुर का विकास हो, नागपुर एक अच्छी सिटी के तौर पर, एक आदर्श सिटी के तौर पर बने। लेकिन हम नागपुर की जो जनता है उस जनता के ऊपर होने वाले अन्याय के विरोध में है। अगर उनको न्याय देकर अगर डेवलपमेंट होता होगा तो हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। हम देखते हैं देवेंद्र फडणवीस जी भी नागपुर से आते हैं, वो दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में रोजगार की उपलब्धियां अपार हैं। जी। नितिन गडकरी जी भी वही स्लोगन दोहराते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम महाशक्ति की तरफ जा रहे हैं। पर आपने बेरोजगार संसद करके एक कॉन्क्लेव किया, एक ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम, क्या थीम थी? बेरोजगार है आपको लगता है देश में? देखो, क्योंकि बीजेपी के लिए तो बेरोजगार नहीं है। देखो, आप मेरी बातों पर विश्वास करने से अच्छा है कि एनसीआरबी का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये भारत सरकार की स्वायत्त संस्था है और इसके रिपोर्ट सारे आप गूगल पर जाओगे तो आपको दिखेंगे कि इस देश में प्रतिदिन 38 सुशिक्षित युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। इसका मतलब ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये जेन्युइन आंकड़े भारत सरकार के हैं। इसका मतलब यह जो बातें ढिंडोरा पीट रहे हैं, रोजगार का ढिंडोरा पीट रहे हैं, अगर ऐसा होता तो यह 38 सुशिक्षित युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या नहीं करते। यह सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बेरोजगार जो लोग हैं, जो सुशिक्षित है, इनका एजुकेशन हमारी सोसाइटी के उद्धार के लिए होना चाहिए। उनका विजन डेवलप करने के लिए हमने बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम किया ताकि बेरोजगारों में वो मोटिवेशन पैदा हो कि जिन महापुरुषों के संघर्षों से हमें जो एजुकेशन मिला, उस एजुकेशन का लाभ हमारी जनता के, हमारे समाज के, हमारे देश के उद्धार के लिए होना चाहिए। उनको बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिया हुआ कोटेशन, जाओ तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। आपने अपने स्टैम्प पेपर पर चुनावी वादों को एफिडेविट करके दिया। जी जी जी। आईसीआई के इसमें हम अपने पूरी जानकारी तो एक एफिडेविट करके देते हैं, वो अलग बात है। हाँ। पर आपने अपने चुनावी वादे को स्टैम्प पेपर पे लिखित रूप में रिलीज किया। हाँ। क्या वादे हैं और क्या यानी लगेगा आपको कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में क्या क्या समस्या और देखते हैं? सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने खुद इसको वैलिड माना है कि जो भी कैंडिडेट है उन्होंने अपने घोषणा पत्र को स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना चाहिए। अभी 2 दिन के पहले का मैनिफेस्टो लिख कर देना चाहिए, 2 दिन के पहले का। तो बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी लिख कर नहीं देती थी कि हम जो वादा बोल रहे हैं, हम जो वादा कर रहे हैं वो आपको लिख कर देंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों ने हवाई बातें की और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लोगों की जनता की जो मुद्दे थे
उस मुद्दों से लोगों को भटका कर उन्होंने आश्वासन ही दिए, लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं किया। तो बहुजन मुक्ति पार्टी केवल मात्र यह हवा में बोलने वाली पार्टी नहीं है, वह अपना जितना भी मैनिफेस्टो है वह स्टैम्प पेपर पर लिखकर वह दावा कर रही है, अगर आप लोग हमें चुनवा कर प्रतिनिधित्व अगर करने के लिए भेजते होगे और नहीं करते तो आप हम पर कार्रवाई कर। क्या अपील करेंगे आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो पूर्व विधानसभा है वहां के मतदाताओं को, क्या आप अपील करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि मैं केवल मात्र चुनाव लड़ने के उद्देश्य से या फिर प्रोपोगंडा करने के उद्देश्य से नहीं, तो मैं वाकई में पूर्व नागपुर की जनता का कल्याण करने के उद्देश्य से मैदान में उतरा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि महानगर पालिकाओं की सारी स्कूलें बंद हो चुकी है। पूर्व नागपुर में कोई क्रीड़ा संकुल बड़ा आया हुआ नहीं है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कि पूर्व नागपुर में डंपिंग यार्ड है, कि सारे नागपुर का जो कचरा है, सारे नागपुर की जो गंदगी है, वह गंदगी वो डंपिंग यार्ड में डंप की जाती है, जो कि भांडेवाड़ी में है। भांडेवाड़ी संघर्ष नगर झोपड़पट्टी के सामने, संघर्ष नगर के सामने वह है। और वहां पे डंप करने के बाद में जब बारिश में हो या फिर विंटर में उसकी जो बदबू निकलती है, उस कचरे की जो बदबू निकलती है, वो लगभग 10 किलोमीटर तक फैलती है, जिसके कारण अनेक बीमारियों का सामना पूर्व नागपुर की जनता को करना पड़ रहा है। दूसरी विधानसभा तक पहुंच जाती है। बिल्कुल दूसरी विधानसभा तक पहुंच जाती है। तो हमें यह करना है कि नागपुर की समस्या है, तो यह जो डंपिंग यार्ड है इसको यहाँ से हमें स्थानांतरित शहर के बाहर करना होगा, ताकि पूर्व नागपुर की जनता का आरोग्य ठीक हो, वो ज्यादा दिन तक जिए, वो सुजलाम सुफलाम बने, उनके आने वाले बच्चे, उन्हें आने वाली जनरेशन वो निरोगीमय रहे। यह सबसे खतरनाक मामला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पूर्व नागपुर में जहां जरूरत नहीं है वहां पर फ्लाईओवर बनाए गए हैं, अंडरपास रोड बनाए गए हैं, जिससे हमारे पूर्व नागपुर की जनता का विकास नहीं दिख रहा है, सड़कों का विकास दिख रहा है। बाहर राज्य से जो लोग आते हैं उनको सिर्फ दिखावे की यह राजनीति है, लेकिन जनता के कल्याण की राजनीति नहीं है। अगर अंडरपास ब्रिज से अगर हम देखेंगे, जिस प्रकार से मिनी माता नगर के पहले वाला ब्रिज है, उसके बाद में प्रजापति वाला जो ब्रिज बनाया गया है, बारिश अगर वहां पर आधा घंटा अगर आती है तो वह अंडरपास ब्रिज स्विमिंग पूल बन जाता है, यानी कि उधर की जनता इधर नहीं आ सकती या फिर इधर के लोग उधर नहीं जा सकते। तो कृष्णा खोपड़े साहब ने इसका कुछ निवारण नहीं ढूंढे? बीजेपी के ढूंढे होते तो यह समस्या पैदा नहीं होती ना। आज अगर उनके हम चुनावी भाषण देखते हैं तो आज हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे पूर्व नागपुर की जनता में इतने पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित, विभूषित लोग हैं और उसका नेतृत्व इस प्रकार के व्यक्ति करते हैं जिनको किसी भी प्रकार से जनता की डेवलपमेंट की जानकारी नहीं है। लगभग 15 सालों से वो है, और 15 सालों के पहले यहाँ पर अनेक सरकारें, अनेक पार्टी, जैसी आपने ही कहा बनवारी लाल पुरोहित जी है, सतीश चतुर्वेदी जी है, उसके बाद 15 साल कृष्णा खोपड़े जी है, लेकिन किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट बस्तियों का नहीं हुआ है। सीमेंट रोड बनाकर डेवलपमेंट नहीं होगा, वो रोडों को चमकाकर डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट वो होना चाहिए ताकि पूर्व नागपुर के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले, उनके लोग पूर्व नागपुर के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले, उनकी आरोग्य सुविधाएं हो, तब जाकर हमारी तरक्की हो सकती है, पूर्व नागपुर की जनता का कल्याण हो सकता है। कल्याण हो सकता है। अपनी बात को विनम्रता से और एक तरीके से बेबाकी से जनता को बता रहे थे। इन जो देश का भविष्य है, स्पेशली महाराष्ट्र का जो भविष्य है, ये संतों महापुरुषों की जमीन रही है। जब कोई विनाश डेवलपमेंट के नाम पे होता है तो जाति का भी विनाश होना चाहिए। लोगों ने अपनी बैरियर्स को तोड़कर अपनी विचारधारा को प्रोग्रेसिव थीम के साथ अपना नेता हाउस के अंदर भेजना चाहिए कि वो उनकी आवाज बने। उन्हीं को चिन्हित कीजिए, उन्हीं को मतदान कीजिए जो आपके साथ सहकर्मी हो, सहपाठी हो और आपके साथ इस विकास की गंगा में वो शरीक हो। हम बात कर रहे थे विक्की बेलखोड़े साहब से, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है पूर्व नागपुर से। आप बने रहिए आवाज इंडिया से। धन्यवाद। नमस्कार।